हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ कुछ यूट्यूब के फैक्ट्स को लेकर के। और इस यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो भी करते हैं, मेरी भी इच्छा होती है कि मैं भी लाइक शेयर सब्सक्राइब मुझे भी लोग करें और आप लोग कीजिए तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कहूँगा कि आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो एक बात को ध्यान में रख कर चलिए कि ये एक्सेप्शन मोड नहीं है बल्कि रिजेक्शन मोड वाली बात है। आज प्रतियोगी बहुत सारे प्रतियोगी हो गए हैं। इतने सारे प्रतियोगी को अगर आप देखेंगे तो आप बताइए ये कैसे होगा। सभी चाहते हैं कि उनको प्रतियोगिता परीक्षा में हो जाए। वैकेंसी अगर मान लीजिए 1 लाख निकलता है और प्रतियोगी अगर 10 लाख रहें, 12 लाख 15 लाख प्रतियोगी रहे तो क्या होगा। कंपटीशन तो बढ़ेगा ही ना। अब आपको अगर आप फिजिक्स की परीक्षा देने के लिए जाते हैं, फिजिक्स का प्रश्न आता है तो फिजिक्स के प्रश्न में आप लोगों से पूछा जाता है जैसे जी के मान के बारे में। अब जी के मान के बारे में आपसे बहुत कुछ पूछ सकता है कि सार्वत्रिक नियतांक किसको बोलते हैं। अब अगर आप 6.67 इंटू 10⁻⁻11 वैल्यू बोलते हैं, क्या आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछता है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलते हैं। अब ये सब चीज़ पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है या बढ़ता है, क्या होता है। या पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तब क्या हो जाएगा, पृथ्वी की घूर्णन गति को घटा दी जाए तब क्या होगा। तो जितनी तेज गति से पृथ्वी चलेगी यानी पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ जाएगी तो जी का मान घटेगा। पृथ्वी की घूर्णन गति को अगर हम लोग घटा देंगे तो जी का मान घटेगा। सो बात नहीं है, जी का मान तब बढ़ेगा। यानी व्युत्क्रम होता है। जब भी जी का मान पर और पृथ्वी के घूर्णन को हम संबंधित करेंगे तो ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होता है, यानी उल्टा होता है। घूर्णन गति बढ़े तो जी का मान घटे और घूर्णन गति घटे तो जी का मान बढ़े। ये चीज़ होता है। उसके बाद उसी में दिया जाता है कि किसी भी दो पिंडों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करता है वो क्या होता है, तो वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। इसी तरह से वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी यानी दो जो ग्रह हैं उनके बीच की दूरी के जो वर्ग होंगे यानी 1/d, d का स्क्वायर, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/d का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित बल के नियम हैं। अब अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास कोई व्यक्ति एक पाँव पर खड़ा है, कोई व्यक्ति दो पाँव पर खड़ा है, तब हमको ये निकालना है कि दबाव किस स्थिति में ज़्यादा पड़ेगा। तो दबाव किस स्थिति में ज़्यादा पड़ेगा उसके लिए हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि दबाव कब ज़्यादा पड़ेगा। तो दबाव यानी प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। तो एरिया को जितना घटा देंगे प्रेशर उतना ज़्यादा, एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। यानी एक पैर पर खड़े रहने का मतलब क्षेत्रफल कम होगा, दो पैर पर खड़े होने का मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। इसका मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति अगर एक पैर पर खड़ा हो तो दबाव अधिक पड़ेगा और दो पैर पर खड़ा हो तो दबाव कम पड़ेगा। और इसी से एक बात और जोड़ लीजिए, संतुलन तब बनेगा जब क्षेत्रफल बड़ा होगा। क्षेत्रफल बड़ा होगा तो संतुलन अधिक होगा। यानी आदमी दो पैर पर खड़ा होगा तो वो अधिक देर तक अच्छे से खड़े रह सकता है बिना हिले डुले। एक पैर पर खड़ा होगा
तो वो कुछ देर के बाद अपनी स्थिति से, संतुलन की स्थिति से इधर उधर डगमगाना शुरू करेगा। अब इन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कैसे वो डगमगाना शुरू करेगा। जो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इन सब बातों पर कृपया ध्यान दें। अगर आप इन सब बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके पास, जैसे कोई आदमी आपसे पूछेगा विकृति का, प्रतिबल का, ठीक है, उसके बाद आप लोगों के पास दाब का मात्रक पूछे, तो क्या विकृति का कोई मात्रक होता है? तो विकृति का मात्रक निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये सोचना होगा कि विकृति का फॉर्मूला क्या होता है। लंबाई में परिवर्तन बट्टा मूल लंबाई। तो यहाँ से हम विकृति का कोई मात्रक नहीं निकाल सकते हैं, विकृति का कोई। लेकिन अगर हमें दाब का मात्रक निकालना हो, यानी प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया निकालेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया के केस में हम क्या करेंगे, फोर्स का मात्रक बैठा देंगे, तो वहाँ पर होगा 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बाई बट्टा कर देंगे। बट्टा कर देने के बाद एरिया के जगह पर हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग किलोग्राम, ऊपर में जो हम लोग का जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स होगा, तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो हो जाएगा 1 न्यूटन, और नीचे में हम लोगों के पास एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। इससे हम लोग क्या करेंगे, दाब का मात्रक निकाल सकते हैं। तो जब भी बीपीएससी के परीक्षा में हम लोगों को प्रश्न पत्र दिया जाए, पूछा जाता है कि जैसे अपकेंद्र बल के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो अपकेंद्र बल का परिभाषा परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मान लीजिए कि एक कार चालक है, वो कार चलाकर और मोड़ पर वृत्ताकार पथ में मुड़ता है, तो लगता है कि गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाएगा। वो महसूस करता है, वो कैसे महसूस करता है, तो अपकेंद्री बल लगता है, और अभिकेंद्री बल, दो तरह का बल होता है। अभिकेंद्री बल केंद्र की ओर लगता है और अपकेंद्री बल केंद्र से बाहर लगता है।